हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम कई दिनों के बाद आज आपके सामने एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में हाजिर हो गए हैं। आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज सेक्शन का आखिरी पार्ट है, जिसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो लिखा गया है एल बासम के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर पाठ का नाम दिख रहा होगा। इसमें 7 पाठ लिखा हुआ है, लेकिन आपके वर्तमान निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यह आपका 5वां और अंतिम पाठ माना गया है। इसे एल बासम ने बहुत ही शानदार तरीके में भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा कि एल बासम साहब इंडियन राइटर नहीं हैं। यह एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने 1985 में भारत का दौरा किया था, और 1985 में ही शायद इनका देहावसान भी हो गया। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो ये जब 1985 में भारत आए थे, तो उसी दौरान इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ खोज किया था, और उस खोज से संबंधित जो उनको ज्ञान हासिल हुआ था उसी को इस पाठ में इन्होंने परोसा है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था, और आपसे साझा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका डेट ऑफ डेथ है 27 जनवरी 1986। इन 1985 में आए थे भारत, और एक अच्छी बात यह है कि ये भारत में ही मर गए थे, कलकत्ता नामक जगह पर। ये 1986 में एक्सपायर हो गए थे। तो एक भारत का सौभाग्य माना जाएगा जिन्होंने भारत की संस्कृति को देखा, समझा, परखा, और इसी भारत की मिट्टी में ये विलीन हो गए। तो आइए बच्चों, समय ना गंवाते हुए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ आपका यहाँ से शुरू है। राम मोहन राय। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई पड़े। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन राय, जो कि एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने साउंडेड माने शंखनाद किया था, थीम माने विषय वस्तु, विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के प्रचंड वकालत के द्वारा इस विषय वस्तु का शंखनाद किया था। विक्रमादित्य रिपीटेड इट, विक्रमादित्य ने इसे दोहरा दिया था। विथ ए मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, एक राष्ट्रवादी स्वर के साथ। व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस, जब उन्होंने ये बताया था कि भारत माता की जो सबसे बड़ी सेवा होती है वो समाज सेवा होती है। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य दूसरे भारतीयों में चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म एज ए रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने इस समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के विषय वस्तु का विकास किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी जी सक्सेसर्स, और यह विकास गांधी जी के अनुयायियों द्वारा, गांधी जी के समर्थकों द्वारा जारी है। तो बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा 3 समाज सुधारकों का नाम, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तीनों के बारे में अगर देखा जाए तो राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, एंड महात्मा गांधी वाज ए पर्सन हु डिक्लेयर्ड दैट द सोशल सर्विस इज ए रिलीजियस ड्यूटी। एंड महात्मा गांधी ने ये बताया कि अगर हमको भारत की सेवा करनी है तो इसको एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना चाहिए, तथा विवेकानंद जी ने बताया था कि हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य, भारत माता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो सेवा हमको करना होगा, समाज सेवा। आइए अगले पैराग्राफ के बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि महात्मा गांधी के बारे में जो भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई हैं उसका स्पष्टीकरण बता रहे हैं। देखें, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को माना जाता है, देखा जाता है दोनों लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा तथा यूरोपियों के द्वारा, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा का प्रतीक
महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है, किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा और भारतीयों द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह तो एक गलत न्याय है, गलत डिसीजन हम लोगों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी पर भारतीय संस्कृति, हिंदू ट्रेडिशन की कोई छाप ही नहीं थी। फॉरमन, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मौलिकता में विश्वास करते थे, बट लेकिन हिज पैशनेट लव फॉर द ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, लेकिन दलितों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम और जाति प्रथा के प्रति नफरत, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, भारत में, प्राचीन भारत में अभूतपूर्व रह चुकी है। अर्थात गांधी जी से पहले किसी बंदे ने दलितों से प्यार नहीं किया और जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। यह बिल्कुल अभूतपूर्व था, अर्थात पहले कभी घटित नहीं हुआ था। वेर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, इस मामले में गांधी जी बहुत कट्टरवादी नहीं थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियन, इस मामले के लिए वह किसी भारतीय चीज की अपेक्षा यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के ऋणी थे। यानी गांधी जी ने दलितों से प्यार और जाति प्रथा के प्रति नफरत की भावना को सीखा तो कहाँ से? किसी भारतीय विषय वस्तु से नहीं, बल्कि यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद से इनको दलितों से प्यार और जाति प्रथा की नफरत की भावना मिली। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वॉज एज वी हैव सीन, जैसा कि हम जान चुके हैं अहिंसा में उनका विश्वास। बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व कोई माध्यम है ही नहीं, यानी अहिंसा में उनका विश्वास भी हिंदुत्व को नहीं दर्शाता है। एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे, हिज प्रेसिडेसेसर इन रिवोल्ट, उनके जितने सहयोगी थे वो विद्रोही टाइप के थे। एग्जाम्पल है द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, यानी समर्थ मराठा बाल गंगाधर तिलक। एंड गांधी जीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के अधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस वेर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में बहुत ज़्यादा कट्टरवादी थे। अर्थात ये दोनों नेताओं का नाम जहाँ दिया गया, क्रांतिकारियों के नाम से इनको जान सकते हैं, ये दोनों महात्मा गांधी के असीम सहयोगी थे, लेकिन ये हिंसा में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। जबकि कहा जाता है संगति का असर तो होना चाहिए। इनके सारे सहयोगी अगर खून खच्चड़ वाले हैं तो इनको भी हिंसा में यकीन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अहिंसा में विश्वास करते थे। फॉर गांधी जी पेसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट, हमको सर्मन ऑन द माउंट की ओर देखना चाहिए। एंड टू टॉलस्टॉय, और एक रूस का लेखक, बहुत महान लेखक था टॉलस्टॉय, उसकी तरफ हमको देखना चाहिए। यानी अगर गांधी जी को शांतिवाद की भावना मिली तो वह सर्मन ऑन द माउंट ईसा मसीह के द्वारा दिया गया एक उपदेश वाली किताब, जैसे हमारे यहाँ गीता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक उपदेश इसमें है, उसी प्रकार सर्मन ऑन द माउंट भी एक पवित्र किताब है जिसमें जीसस क्राइस्ट ने उपदेश दिया है। तो उस किताब की तरफ और टॉलस्टॉय की तरफ हमको देखना चाहिए अगर गांधी जी के शांतिवाद का स्रोत हम जानना चाहें। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उनका महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं के अधिकार के विजय का भी परिणाम पश्चिमी प्रभाव था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक प्रसंग में ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर दैन ए कंजर्वेटिव, वह एक रूढ़िवादी की अपेक्षा एक आविष्कारक हमेशा रहे हैं। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी इनके सीमित समाज सुधार को बहुत धीमा मानते थे। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट
टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। फिर भी वह पूरे हिंदू विचार को एक श्रेणीबद्धता के स्थान पर एक लोकप्रिय सामाजिक बराबरी में पूरे समाज को लाने में सफल हो गए थे। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कामों को अपनाते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। इस लाइन में बताया गया है कि गांधी जी ने 19वीं शताब्दी के जो कम विख्यात सोशल रिफॉर्मर थे उनके कामों को अपनाया और गांधी जी तथा उनके सहयोगी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे उन्होंने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन दे दिया था जो शताब्दियों से रुक गई थी। सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन माने शताब्दियों की सड़न, स्टैग्नेशन माने सड़न, रुकावट, बाधा। शताब्दियों तक ये संस्कृति रुक सी गई थी और इस संस्कृति को नया जीवन, नया जान किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो बच्चों, एल वासम ने इस पैराग्राफ में सिद्ध कर दिया कि महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति के किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं थे, और जब प्रभावित नहीं थे तो ये तो कहना गलत होगा कि वह भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। सरासर गलत है। हम सब भी इसका समर्थन करते हैं। आइए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। टुडे, आज, देर आर फ्यू इंडियंस, बहुत कम ऐसे भारतीय हैं, व्हाट एवर देयर क्रीड, उनका जो भी धार्मिक मत हो, who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन संस्कृति की ओर गर्व से ना देखते हों। हर भारतीय, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस विश्वास को मानने वाला हो, वह अपने प्राचीन संस्कृति को बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ, बड़े नाज के साथ देखता है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और बहुत ऐसे कम बुद्धिमान भारतीय होंगे हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफिट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। जो बहुत से कम ऐसे भारतीय होंगे जो इच्छुक नहीं होंगे इसके कमज़ोर तत्वों का बलिदान करने के लिए, ताकि भारत विकास और वृद्धि कर सके। लेकिन कहना चाहते हैं कि आजकल हर भारतीय तैयार आता है कि भारतीय संस्कृति के उस खराब कड़ी को बलिदान कर दिया जाए जो भारत को विकास करने से रोकता हो। ऐसे कड़ियों को बर्बाद कर देना चाहिए। हर भारतीय तैयार हो जाता है इसके लिए। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है या कर चुका है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है हर फ्यूचर, इसके भविष्य की, विथ एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ। चूँकि ये पाठ 1985 के आसपास लिखा हुआ लग रहा, तो उसमें भारत को आज़ाद हुए 35 और 3 38 लगभग 38 साल हुए थे, और उस समय भारत राजनीतिक रूप से थोड़ा पिछड़ा था, आर्थिक रूप से भी यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन वगैरह भी कम रहा होगा। तो लेखक बता रहे हैं कि आने वाला भारत कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। कोई नहीं जानता कि भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे जो हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। लेखक का मत यहाँ थोड़ा सा गलत नजर आ रहा है। लेखक कह रहे हैं यह भविष्यवाणी करना एकदम सुरक्षित है कि भारत का भविष्य चाहे जो हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ यूरोपियनों की नकलची और नासमझ नहीं होंगी, यानी यूरोपियों की तरह उनकी नकल करने वाली और नासमझ जीव नहीं होंगे, बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि वे अपने परंपरा से जुड़े रहेंगे, परंपरा की जड़ से जुड़े रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये बातें गलत साबित हो रही, क्योंकि आजकल हम सभी पर पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है और हम लोग कहीं न कहीं अपने संस्कृति से
दूर होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ अतिशयोक्त हमको नज़र आता है। एंड अवेयर ऑफ रहे कि वे अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे और अपने संस्कृति की निरंतरता से जागरूक भी रहेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के केवल 7 साल के बाद ही द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल चौनिज्म आर डिसअपियरिंग। लेखक बता रहे हैं कि आज़ादी के सिर्फ 7 साल के बाद ही यानी 1955 में ही राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिंदा और अपने संस्कृति के प्रति मूर्खतापूर्ण धार्मिक उत्साह और डिसअपियरिंग ये गायब हो रही हैं। इन्हीं का कहना है कि जब भारत आज़ाद नहीं था तो लोग आत्मनिंदा करते थे, उनको बड़ा कष्ट होता था, यार हम क्यों भारत में पैदा हो गए हैं, इस गुलाम भारत से अच्छा कहीं अंग्रेज बने होते तो अच्छा होता। यानी वो निंदा करते थे राष्ट्रीय स्तर पर, इंडियन होने पर उन्हें गर्व नहीं होता था। लेकिन आज तो हर व्यक्ति कहता है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यानी हर भारतीय को आत्मनिंदा से मुक्ति मिल गई है और अपने संस्कृति को मूर्खतापूर्ण उत्साह करने का जो एक जुनून था वो भी खत्म हो गया है। वी बिलीव दैट, हम मानते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टाक्युलर फीट ऑफ सिंथेसिस। मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति, हिंदू सभ्यता अपने मिश्रण के विशेष काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में यानी भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, अडॉप्टेड अपनाया है, अनुकूल बनाया है, एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। जे नेहरू की तरह ये बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो हिंदू परंपरा है, इसने अनेक विदेशी परंपराओं को अपनाया है, अपने अनुकूल बनाया है, और यही नहीं, इसने अपने में पचा लिया है उनको, अर्थात उसको समा ली अपने में। जैसे कुछ संस्कृतियों के नाम दिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। इंडो यूरोपियन, पहली संस्कृति रही इंडो यूरोपियन। मेसापोटामियन, मेसापोटामिया की संस्कृति। ईरानियन, ईरान की संस्कृति। ग्रीक, यूनान की संस्कृति। रोमन, रोम की संस्कृति। सीदियन, सीरिया की संस्कृति। तुर्किश, मुस्लिम संस्कृति। पर्शियन, पारसी की संस्कृति। एंड अरब और संस्कृति। बहुत सारी संस्कृतियों को इसने अपने में पचाया और शामिल कर लिया है। यहाँ कुछ नाम दिए गए, आपको फिर से बता दें। इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीदियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब। आप देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 संस्कृति, लगभग 9 संस्कृति यहाँ दिखाई दे रही है, जिसको हिंदू सभ्यता ने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ साथ उसको अपने अनुकूल बनाया है, और यही नहीं, उसको अपने में पचा लिया है। नाउ आज अब इट इज़ वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। आज वर्तमान समय में यह अच्छी राह पर चल पड़ी है पश्चिमी संस्कृति को अपने में पचाने के लिए। असिमिलेट माने बच्चों होता है पचाना, समाहित कर लेना। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर समझ रहे होंगे। आजकल जो पश्चिमी सभ्यता हम लोगों पर हावी होती जा रही है, ये बता रहे हैं कि आज भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति को अपने में पचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। काश एल बासम साहब जिंदा होते और आज 2020 की परिस्थिति देखते तो उनको ये बातें गलत साबित लगती हैं, क्योंकि आज इसका उल्टा हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं दब रही है और पश्चिमी संस्कृति कहीं न कहीं हावी हो रही है हम पर, चाहे खाने की स्टाइल हो, चाहे रहन सहन की स्टाइल हो, चाहे बोलने चालने की स्टाइल हो, चाहे विवाह की स्टाइल, हर परंपराओं में हम लोग कहीं न कहीं पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि आज भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति को पचाने के लिए तैयार है। चलिए, इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था, अच्छा ही लगाया था। आइए फर्स्ट लास्ट स्टेंजा। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन्स इट कंटिन्यूटी। एक अच्छा संदेश इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। हम मानते हैं कि हिंदू परंपरा अपने निरंतरता को जारी रखेगी। इस पर मुझे बिल्कुल भरोसा है और मैं बिल्कुल सही मानता हूँ इनकी बात को कि हिंदू सभ्यता अपने परंपरा को हमेशा जारी रखेगी। जैसे कैसे? द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवत गीता कर्मयोगियों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगा।
बच्चों आप जानते हैं कि भगवत गीता क्या है। जब अर्जुन अपने विरोधियों से लड़ने से हिचक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था, उठो जागो और लड़ जाओ। तो यह कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करता रहेगा। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और जो हमारा उपनिषद है यह विचारवानों को यानी ज्ञानियों को ज्ञान देता रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, भगवत गीता पढ़ना कोई बंद नहीं करेगा, चाहे कितनों पश्चिमी संस्कृति आ जाए, चाहे पश्चिमी नहीं दक्षिणी संस्कृति आ जाए, उत्तरी संस्कृति आ जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, सत्यनारायण बाबा का कथा सुनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यह उपनिषद हमारा ये ज्ञान योगियों को ज्ञान देना बंद नहीं करेगा। और देखें क्या होगा, द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। भारतीय जीवन शैली का शान और आकर्षण जारी रहेगा। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। कितना अच्छा अनुमान इन्होंने लगाया है। भारतीय जीवन शैली की शान और आकर्षण बना रहेगा, भले ही यह पश्चिम के मेहनत बचाने के उपकरणों से प्रभावित हो जाए, लेकिन तब भी भारतीय लाइफ स्टाइल हमेशा बनी रहेगी। यहाँ बच्चों जो लेबर सेविंग डिवाइस का मतलब, ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं जो 100 लोगों का काम 10 मिनट में कर देती हैं। तो ये लेखक कहना चाहता, भले ही ऐसी मशीनें आ जाएं जो मेहनत बचाते हों, ये मेहनत बचाने वाली मशीनें हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण। लोग महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियाँ हमेशा पढ़ना जारी रखेंगे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवा एंड उर्वशी। बच्चों आपको जानना चाहिए दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी और पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके इंटर के हिंदी के सिलेबस में यह पाठ कालिदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम के नायक पुरूरवा हैं और उर्वशी नायिका हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है। आप जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के बारे में आप पढ़े होंगे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ये आपके सिलेबस में हमें लगता है हिंदी वाले किताब में होंगे, पोइट्री वाले सेक्शन में, पुरूरवा और उर्वशी। तो लोग इस पुरूरवा उर्वशी और दुष्यंत शकुंतला के प्रेम कहानियों को भी पढ़ना जारी रखेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस व्हिच हैज एट ऑल टाइम परवेडेड। वह शांत और सज्जन प्रसन्नता जो हर समय धड़कती रहती है इंडियन लाइफ भारतीय जीवन में, वेयर ऑपरेशन डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट। जहाँ पर अत्याचार, बीमारी और गरीबी इसको कवर नहीं कर पाए हैं, विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर एक्टिव पेज ऑफ द वेस्ट। यह निश्चित रूप से पश्चिम के उत्तेजक प्रवृत्तियों के आगे खत्म नहीं होगी। लेकिन ने एक आइडिया तो लगाया है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति के आगे घुटने नहीं टेकेगी। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिमी संस्कृति में अंतर इन्होंने बताया है कि भारतीय संस्कृति का जो जीवन स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत शांत है, प्रसन्नता से भरी है। इसको अत्याचार, गरीबी और बीमारी प्रभावित नहीं कर पाए हैं, जबकि पश्चिमी लाइफ स्टाइल उत्तेजना से भरपूर पाई जाती है। अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बिल्कुल 5 मिनट और आप कर लेंगे हम। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर। भारतीय प्राचीन संस्कृति में बहुत सी बेकार चीज़ें हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, पहले से ही समाप्त हो गई हैं। द एक्स्ट्रावेजेंट, एकदम गलत जवाब इनका। पहला एग्जाम्पल दिया इन्होंने फिजूल खर्ची। ये कह रहे हैं कि बहुत सी बेकार परंपराएं खत्म हो गई हैं। पहली परंपरा बताया फिजूल खर्ची, जो बिल्कुल घटा नहीं बढ़ गया है। प्राचीन काल में जितने में 2 विवाह होते थे, उस खर्चे में आज एक तिलक भी नहीं हो पाता बच्चों। तो कैसे माने कि एक्स्ट्रावेजेंट हो गए हमारे हिंदुस्तानी। और क्या है, बार्बरस हेकाटॉम ऑफ द वैदिक एज। वैदिक काल के बर्बर बलि को ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल सही। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि जानवरों से लेकर के पशुओं तक की बलि चलाई जाती थी काली माता के सामने, देवी देवताओं के सामने, कि खुश हो जाएं।
हमारा गांव जवार शुद्ध रहे, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो लोग बलि प्रथा को अपनाते थे। यह अब खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बजट तो भैया नहीं खत्म हुआ है, ये तो और बढ़ गया है और आने वाले समय में और धड़ाधड़ बढ़ेगा। हम लोग क्योंकि दिखावे के शौकीन हो गए हैं। आगे देखते हैं और क्या, कहाँ गया, हाँ, वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, यानी ये बारबरस हेकाटॉम्ब, यानी जो बर्बर बलि प्रथा थी वैदिक काल वाली, यह भी भुला दी गई है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अभी भी पशु बलि प्रथा, एनिमल सेक्रीफाइस मतलब पशुओं की बलि अभी भी जारी है, तो कहीं कहीं है, लेकिन मनुष्यों की बलि नहीं दी जाती है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड फायर्स, विधवाओं को उनके पतियों के चिताओं पर जलाया जाना बंद किया जा चुका है, अर्थात सती प्रथा समाप्त हो चुकी है। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, बालिकाओं का बाल्यावस्था में विवाह कानून द्वारा रोक दिया गया है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बसों और ट्रेनों में पूरे भारत में ब्राह्मण से रब शोल्डर्स विथ द लोवेस्ट कास्ट, ब्राह्मण लोग कंधे से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं, किसके साथ, लोवेस्ट कास्ट, निम्न जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी गंभीर प्रदूषण के डर से। बच्चों, प्राचीन काल के ब्राह्मण होते थे, अगर दलित उनके घर चला जाता था तो घर पर 4-5 बार पानी से उसको धोया जाता था, लेकिन आज बस और ट्रेनों में उन्हीं जातियों के साथ कंधे से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं और कोई प्रदूषण का डर नहीं होता है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं कानून के द्वारा। कास्ट इज वाइनिसिंग, जाति खत्म हो रही है। चलिए, इनकी बात से हम 101% सहमत हैं, जाति खत्म हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, प्रक्रिया बहुत लंबे समय पहले शुरू हुई थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन आज इसकी गति इतनी तेज है कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में हैव डिसअपीयर्ड विद इन अ जनरेशन आर सो, कि जाति प्रथा की जो विरोधी बातें हैं 1 या 2 पीढ़ी में एकदम खत्म हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान परिवार प्रथा, पुरानी परिवार प्रथा अपने वर्तमान दशा के अनुसार ढाल रही है, परिवर्तित कर रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लास्ट, और ये कभी खत्म नहीं होगी। बच्चों, तो शानदार पाठ आपने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसके व्याख्या और प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद। 27 मिनट 45 सेकंड।